नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। IND इंपैक्ट में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा है वर्चुअल रैली से संदेश। वर्चुअल रैली से संदेश। कोरोना काल में बीजेपी की राजनीतिक सक्रियता एक अलग ढंग से दिखाई देगी। रविवार से शुरू हुई वर्चुअल रैली का सिलसिला MP पहुंचा है। मध्य प्रदेश में बीजेपी की वर्चुअल रैली दिखाई देगी। बीजेपी की ओर से उपचुनाव के रण का आगाज भी इससे जोड़ा जा सकता है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी 1 लाख लोगों को ऑनलाइन जोड़ने की तैयारी में है। दिल्ली से केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, थावरचंद गहलोत, विनय सहस्त्रबुद्धे और फग्गन सिंह कुलस्ते इस रैली से जुड़ेंगे। भोपाल से इसमें CM शिवराज, प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा, कैलाश विजयवर्गीय और प्रभात झा भी जोड़ेंगे। 1000 प्रबुद्ध जनों को भी एक मंच पर लाने की तैयारी है। मध्य प्रदेश के 65,000 बूथों पर सीधे ये रैली से लिंक होगा और 7 संभागों में आयोजित की जाएगी वर्चुअल रैली। वर्चुअल रैली का प्लान मोदी सरकार की उपलब्धियां गिराने के बहाने चुनाव पर नजर भी है। रैली में ग्वालियर चंबल को लेकर बड़ा ऐलान कर सकते हैं गडकरी। चंबल प्रोग्रेस वे को लेकर एक बड़ा ऐलान दिखाई दे सकता है। उपचुनाव में 24 में से 16 सीट ग्वालियर चंबल से ही आती है। चुनावी बिसात में एक्सप्रेस वे का जिक्र अहम माना जा सकता है। सियासी माइलेज लेने की इसमें कोशिश भी होगी। लेकिन आप देखिएगा कि भारतीय जनता पार्टी हर किसी हादसा, किसी परेशानी या कुछ भी कहा जाए, लेकिन उसको अवसर में बदलने को जानते हो कैसे अवसर में इसको बदला जा सकता है। तो इस वक्त वर्चुअल रैली की तैयारियां जोरों पर है और कल हमने देखा था कि भारत के गृह मंत्री अलग अलग जगह बात कर रहे थे। खासकर उन्होंने बिहार में बात की है, पश्चिम बंगाल में जुड़ने की तैयारी है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी ये मानकर चल रही है कि ऐसे मौकों पर भी इसको अवसर में बदल दिया जाए? लेकिन क्या है, जरा सुन लेते हैं। चलिए, आमिर मेरे साथ जुड़ रहा है इस वक्त। आमिर से समझते हैं। आमिर, हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा दल है जो चुनाव होने के तत्काल बाद से अगले चुनाव की तैयारी में लग जाता है। 2024 में लोकसभा के चुनाव होना है, लेकिन उससे पहले 21, 22, 23 हर समय चुनाव की बेला पर भारतीय जनता पार्टी खड़ी दिखाई देगी। और मध्य प्रदेश में इस बार बहुत ही अलग तरह की राजनीति देखने को मिल रही है, क्योंकि उपचुनाव होना है 22 सीटों पर और बहुत ही दिलचस्प ये मुकाबला होगा। तो क्या ये वर्चुअल रैली से जो संदेश देने की कोशिश है, उपचुनाव में भी कुछ नया संदेश दिखाई देगा उससे पहले? देखिए, मध्य प्रदेश में जिस तरह से 24 सीटों पर उपचुनाव होना है, और यूं कहा जा सकता है कि बीजेपी ने वर्चुअल रैली के बहाने उपचुनाव की पूरी तैयारी कर दी है और चुनावी मैदान में पूरी तरह से उतर चुकी है। चाहे वो बीजेपी कार्यालय में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बीजेपी की सदस्यता दिलवाना हो, चाहे वर्चुअल रैली के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाना हो। जिस तरह से वर्चुअल रैली की जा रही है, यूं कहा जा सकता है कि लॉकडाउन में सोशल मीडिया का किस तरह से उपयोग बीजेपी ने किया है, ये बिल्कुल देखने वाली बात है। क्योंकि वर्चुअल रैली के माध्यम से दूर से बैठकर ही एक बड़ी सभा आयोजित ना करते हुए भी अपनी बात को बहुत अच्छे तरीके से बीजेपी ने पहुंचाने का काम किया है। वैसे ही आज केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी इस वर्चुअल रैली के माध्यम से संबोधित करेंगे। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, BD शर्मा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय भोपाल से जुड़ेंगे। तो वहीं दिल्ली से केंद्रीय मंत्री भी इसमें जुड़ेंगे। बल्कि इस रैली के माध्यम से जो है मध्य प्रदेश के सभी बूथों पर यह लिंक पहुंचाई जाएगी और वहां से भी लोगों को जोड़ने के प्रयास किया जाएगा। यानी 1 लाख लोगों को जोड़ने का प्रयास इस रैली के माध्यम से किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आपदा को अवसर में बदलने का काम जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने इस वक्त किया है, क्योंकि लॉकडाउन का समय है, कोरोना की गाइडलाइन है और इसमें किस तरह से एहतियात बरतनी है और बड़ी भीड़ इकट्ठा ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए एक वर्चुअल रैली के माध्यम से अपनी बात पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि मध्य प्रदेश में भी उपचुनाव होने हैं और ये उपचुनाव पर पूरे देश की नजर होगी, क्योंकि ये कांग्रेस से छोड़कर बीजेपी में गए हैं और बीजेपी के नेता भी पहले से ही वहां पर अपना वर्चस्व को लेकर पहले से ही एक बात चलती आ रही थी। लेकिन अब जिस तरह से ये कांग्रेस के नेता वहां पर पहुंचे हैं, कांग्रेसी अपनी विधायकी छोड़कर पहुंचे हैं और वहां पर होना है, तो एक बड़ी मुश्किल भी मानी जा रही थी डोर। लेकिन बीजेपी ने जिस तरह से इस आपदा को भी अवसर
अवसर में बदलने का काम किया। अब उसको लेकर भी जिस तरह से 1000 पूर्वजनों को भी इसमें जोड़ा जाएगा, वरिष्ठ नेताओं को इसमें जोड़ा जाएगा, रैली के माध्यम से उनकी राय ली जाएगी, उनसे बातचीत की जाएगी। तो यही कहा जा रहा है कि जिस तरह से नितिन गडकरी आज जब संबोधित करेंगे वर्चुअल रैली को, तो इसमें जो है एक बड़ा फैसला भी जो लिया जा सकता है। यानी यूं कहा जा सकता है कि मालवा निवाड़ की जिस तरह से सीटों पर उपचुनाव है और वहां पर किस तरह से लाभ दिए जाने चाहिए, विकास की बड़ी सौगातें दिए जानी चाहिए, इसको लेकर भी केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी एक बड़ा फैसला ले सकते हैं। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा आमिर। और मालवा निमाड़ी नहीं बल्कि सबसे बड़ा फैसला तो वो ले सकते हैं चंबल ग्वालियर पर, जहां 16 सीटें हैं और नितिन गडकरी हो सकता है इसमें कुछ ऐलान भी करें, ऐसी उम्मीदें की जा सकती है, लेकिन इंतजार रहेगा। पर वर्चुअल रैली यानी आपदा को अवसर में बदलने का काम करती है भारतीय जनता पार्टी। और इस वक्त मेरे साथ दो मेहमान जुड़ रहे हैं। भूपेंद्र गुप्ता जी हैं, कांग्रेस के उपाध्यक्ष मीडिया विभाग के। भूपेंद्र जी, आपका स्वागत है। साथ ही चिंतामण मालवीय, पूर्व सांसद और प्रवक्ता भी है भारतीय जनता पार्टी के। क्या कहेंगे चिंतामण मालवीय जी, आपदा को अवसर में बदलना क्या भारतीय जनता पार्टी अच्छी तरह जानती है? मेरी आवाज सुन पा रहे रहा है जी? लेकिन संगठन का काम इस कारण रोका नहीं जा रहा। तो हमारे लिए संगठन का कार्य निरंतर एक प्रक्रिया है। इतना चुनाव से कोई लेना देना है ना आपदा से ना अवसर से। ये तो हमारे लिए एक स्वाभाविक प्रक्रिया है कि क्या करना है, कब करना है, और निरंतर कार्यकर्ताओं को चलायमान रखना, सक्रिय रखना। ये तो प्रत्येक राजनीतिक पार्टी करती है। उसके अपने कार्यक्रम है, उसके अपने नेता है, उसके अपने कार्यकर्ता है। तो एक जुड़ाव हमेशा बना रहना चाहिए, उसी की एक कोशिश है जी। चुनाव से जोड़ करके देखना ठीक नहीं है। ये जी ये ठीक है कि जो है बंगाल की रैली हुई है, बिहार की रैली हुई है, बाकी स्थानों की हुई है, लेकिन फिर भी वो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। वो चुनाव हमारे लिए बाई प्रोडक्ट है, एक सहयोगी क्रिया है, वो प्रधान नहीं है। ये जो रैलियों का उद्देश्य है, ये हमारा सांगठनिक उद्देश्य है। इसका क्या मतलब है जी? वर्चुअल रैली का क्या मतलब है, क्या होने वाला? देखिए, वर्चुअल रैली का मतलब तो यही है कि बहुत दिनों से पार्टी की गतिविधियां जो है वो लगभग शिथिल थी और पूरा देश इसमें लगा था। अब पार्टी की गतिविधियों को रोक देना, जो काम सरकार ने किए हैं इस बीच, या पूरे एक साल पूरा हुआ है सरकार को, तो वो जो हमारी उपलब्धियां हैं, हमने इतने बड़े काम किए हैं इस एक साल में, जो 7 साल से प्रतीक्षा थी। राम मंदिर का जो निर्माण का निर्णय हुआ है वो इसी कार्यकाल में हुआ है। 370 हटाने का काम है वो इसी कार्यकाल में हुआ है जी। और इवन जो ट्रिपल तलाक का विषय है वो भी इसी कार्यकाल में पूरी तरह हुआ है। तो बड़े बड़े काम जो सरकार ने किए हैं, 20 लाख करोड़ का जो है प्रस्ताव दिया है, तो उसको भी जनता में जाना चाहिए, लोगों तक पहुंचना चाहिए कि भाई आखिर सरकार किस तरह जनता में पैसा पहुंचाएगी, किस तरह जो है देश को विकास के रास्ते पर ले जाएगी। चलिए, आप बने रहिए सर, कहने से आएगा। जी बने रहिए आप। भूपेंद्र गुप्ता जी बने हुए हैं। भूपेंद्र गुप्ता जी, भारतीय जनता पार्टी वर्चुअल रैली, लेकिन हमें लगता है कि आपदा को अवसर में बदलना बीजेपी अच्छी तरह जानती है, क्या कहेंगे? देखिए, आपदा को तो इन्होंने हर जगह अवसर में बदल ही दिया है। त्रासदी को अवसर में इन्होंने बदल लिया। और ये अवसर कैसा है, ये आप देख रहे हैं कि देश में कोरोना की जो है जांच की जो किटें हैं वही नकली मंगा ली गई और बाद में सरकार को जो है पहले तो निर्लज्जता से उसको इनकार करते रहे, बाद में स्वीकार करना पड़ा कि हाँ साहब ये किटें नकली हैं। आज जो है आपदा को अवसर में बदलते हुए ये पूरा देश देख रहा है कि जो डॉक्टर्स को पीपीई किट जो उनकी सुरक्षा के लिए दी जाती हैं उसे पहनकर डॉक्टर बेहोश हो रहे हैं। और एक जगह नहीं, मेडिकल कॉलेज भोपाल में, ग्वालियर में, सागर में लोग बेहोश हो रहे हैं उन्हें पहनकर। तो ये आपदा को तो अवसर में बदल ही रहे हैं। 10 किलो का आटे का जो पैकेट है उसके वीडियो चल रहे हैं बाजार में, उसमें 6 किलो कहीं 8 किलो कहीं 7.5 किलो आटा निकल रहा है। आप जो है देखें, आपको जानकारी होगी कि मध्य प्रदेश में जो उत्तर प्रदेश का गरीबों को बांटने वाला कोविड का गेहूं है वो मध्य प्रदेश की सरकारी मंडियों में, सरकारी जो है समितियों में खरीदा जा रहा है। इससे बड़ा आपदा का अवसर क्या बना सकते हैं ये लोग? और ये जो चीज है ये पूरा देश देख रहा है। अभी भाई साहब हमारे कह रहे थे चिंतामणि जी कि इन्होंने 370 हटा दी, लेकिन इनकी सरकार तो नहीं कह रही कि हटा दी। इनकी सरकार तो कह रही कि हमने तो उसको निष्प्रभावी किया है। तो इनसे पूछें कि ये जो है निष्प्रभावी होना क्या होता है और हटाना क्या होता है। और इतने बड़े राष्ट्र की जिम्मेवारी आपके हाथ में दी गई है, आप 133 करोड़ लोगों के मालिक हैं
तो आप अपनी जनता से क्या इस तरह के छद्म और इस तरह का छल करेंगे, इस तरह की मिथ्या वाचन करेंगे कि एक दिन कहेंगे कि हमने हटा दिया है, दूसरे दिन कहेंगे कि हमने उसे निष्प्रभावी किया है। तो 370 हटा है कि नहीं हटा है, ये देश की जनता को साफ साफ कहिए ना। आप आपकी सरकार नहीं कह रही, आपके पास जब जो है चिंतामणि जी जवाब दे दीजिए। देखिए, मुझे लगता है कि हमारे मित्र केवल शब्द छल कर रहे हैं। हटाना और निष्प्रभावी होना, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बहुत अंतर है। हटाने का मतलब है कि अब वहां से हट गई है, वो उसका कोई प्रभाव उस प्रदेश में नहीं है। तो अनावश्यक केवल शब्द छल कर रहे हैं, शब्द प्रपंच कर रहे हैं, उसका कोई अर्थ नहीं है। इतना बड़ा काम किया आपने, पूरे देश को जो है 70 साल तक दंश झेलता रहा देश। हमारे सैनिकों की हत्याएं होती रही, हिंदुओं की हत्याएं होती रही, हिंदुओं को वहां से भगाया जाता रहा, और तमाम वहां जो है देश विरोधी गतिविधियां चलती। इसके कारण इसकी जिम्मेदार यदि कोई है तो नेहरू है, इसके जिम्मेदार यदि कोई है तो कांग्रेस पार्टी है। हमने तो उस से काम किया। अब वो निष्प्रभावी होती है या वहाँ उसको हटाया जाता है, ये बहुत फर्क नहीं रखता। फर्क ये है कि केंद्र का नियंत्रण चलता है, फर्क ये है कि सारे अलगाववादी जेलों में बंद है, फर्क ये है कि अभी केवल 3 महीने में 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे जा चुके हैं। ये बड़ा फर्क है। तो ये जनता को बताने की जरूरत है। आप कहेंगे साहब निष्प्रभावी किया है कि हटाएं, मुझे लगता है कि पूरी पार्टी भ्रमित है। हर विषय पर इसी तरह की बात करती है, चाहे वो ट्रिपल तलाक का विषय हो, चाहे वो नोटबंदी का विषय हो, चाहे और किसी भी विषय को हम उठा लें, तो पार्टी इसी तरह भ्रमित दिखाई देती है, क्योंकि पार्टी के नेता भ्रमित हैं। चलिए आप बने रहिएगा मेरे साथ, मैं जवाब लूंगा भूपेंद्र गुप्ता जी से। लेकिन इस वक्त शिव अनुराग पटेरिया जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। पटेरिया साहब, अवसर को आपदा में बदल देना भारतीय जनता पार्टी क्या अच्छी तरह जान चुकी है, और हमने ये पहली दफा नहीं है। 2014 में भारतीय जनता पार्टी अलग ढंग से चुनावी मैदान में थी। अब आने वाले वर्षों में बहुत ऐसे स्थान है जहां पर चुनाव होना है। मध्य प्रदेश भी चुनावी बेला पर खड़ा है, लेकिन 24 सीटों पर चुनाव होना है। वर्चुअल रैली का मतलब आप क्या देखते हैं? देखिए मनोज जी, वास्तव में हिंदुस्तान की राजनीति का चरित्र ही कुछ ऐसा है। अब आज की भाजपा की बात मत करिए, कांग्रेस की बात देते हैं। श्रीमती गांधी की हत्या के तत्काल बाद एक पोस्टर सार्वजनिक हुआ था जिसमें राहुल गांधी और राजीव गांधी एक दूसरे से लिपटते हुए दिखाए गए थे और उस संवेदना का लाभ लिया गया था। 1984 में राजीव गांधी की हत्या के बाद भी कांग्रेस ने यही किया। अब भारतीय जनता पार्टी भी यही कर रही है। भारतीय राजनीति का कुल मिलाकर चरित्र है। कुल मिलाकर आपदाओं को, विपत्तियों को अवसर में बदलने की प्रवृत्ति सब में है, लेकिन बस कोई आज करता है, कोई कल करता है, कोई ज्यादा करता है, कोई कम करता है। मुझे लगता है डिग्री का फर्क है, लेकिन मूल रूप से मुद्दों से भटकाकर सिर्फ संवेदनाओं पर बात करना ये भारतीय राजनीति की खूबी हो गई है, और इस खूबी को मुझे लगता है जितनी जल्दी हम आ जाए वो ज्यादा बेहतर रहेगा। जी जी, लेकिन सर आने वाले दिनों में बहुत ऐसे स्थान हैं, हम पश्चिम बंगाल की बात करें, बिहार की बात करें, और मध्य प्रदेश तो इस समय दिख ही रहा है, चुनावी मोड पर ही नजर आने लगा। अचानक हमने देखा कि बड़ी तेजी से घटनाक्रम बदल रहा है, कहीं विधायक पर हमले हो रहे हैं, कुछ चीजें ऐसी आ रही, लगातार सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें देखी जा रही। तो क्या वर्चुअल रैली का मैसेज कुछ मध्य प्रदेश में अलग तरह से दिखाई देगा जब नितिन गडकरी बोल रहे होंगे? देखिए साहब, एक नई टेक्नोलॉजी है, इसका उपयोग करने का फिर मैं आपसे कहूंगा। जब भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में गई थी तो उसने कुल मिला के वर्चुअल रैलियां की थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़े बड़े स्क्रीन लगा के। इज द ओल्ड टेक्नोलॉजी फॉर द बीजेपी। आप याद करिएगा पिछले लोकसभा चुनाव में क्या किया था, जगह जगह बड़े बड़े स्क्रीन लगा के उन्होंने मोदी की सभाएं कराई थी जहां वो पहुंच नहीं पा रहे थे। तो वर्चुअल रैली करना, और दूसरा जो आज स्थितियां हैं इसमें लोग समझ गए हैं। तो कुल मिला के मुझे लगता है कि तकनीकी का संवेदनाओं के साथ एक जो परफेक्ट बैलेंस कहें, मिश्रण कहें, वो तैयार किया गया है। तो इससे एक बड़ा फायदा ये होता है कि लोग थोड़े चकाचौंध में रहते हैं, थोड़ा थोड़ा प्रचार में रहते हैं, नई चीजों के साथ लोगों का आकर्षण होता है। जैसे एक जमाने में गांव में हेलीकॉप्टर का आकर्षण होता था, अगर हेलीकॉप्टर हवाई जहाज से कोई नेता आया है तो भीड़ अपने आप जुट जाती थी। इस तरह से वर्चुअल रैलियों में भी तमाम बहुत से जुड़ेंगे, लेकिन कितने वोट में कन्वर्ट होंगे, कितने विचार में कन्वर्ट होंगे, ये अलग बात है। बिल्कुल, आपने बहुत सही बात कही है, और आजकल लोग समझने भी लगे हैं कि इनका मकसद क्या है, मतलब क्या है। चलिए, भूपेंद्र गुप्ता जी मेरे साथ जुड़े हैं। भूपेंद्र गुप्ता जी, आप सुन रहे होंगे, पटेरिया साहब को भी सुन रहे होंगे, और साथ ही चिंतामणि मालवीय जी ने भी आपका जवाब दे दिया था। लेकिन क्या ये पहली दफा है कि
आपदा को अवसर में बदलना, जैसा श्रीमती इंदिरा गांधी की बात भी कर रहे थे पटेरिया साहब। मनोज जी, मैं आपसे एक निवेदन कर लूं पहले जी जी। कि मुझे मेरी बात करने दें, उसके बाद मेरी वॉइस डाउन करें। हाँ, क्योंकि जो है चिंतामणि मांडवी जी को तो आपने बोलने का अवसर दिया मेरी बात पूरी हुए बिना। नहीं बिल्कुल नहीं, आपको ये पूरा मैं अवसर आपसे बोलिए आप। सुन लीजिए, मैं आपसे, मेरी बात पूरी नहीं हुई थी, मैं आपसे विशेष निवेदन ये कर रहा हूँ और चलिए, आप अभी भी बोलिए। मेरी बात पूरी हो जाए जब बोलिए, मैं आप आप पूरा बंद बोलिए। कर दूं, जी। आप जो फिर खूब आप जिसको जो भी जवाब देना वो उसके बाद दे। ठीक है। तो मैं जो आपसे कि अभी जो बात हुई है, आज देश की हालत ये है कि आज देश में 700-800 से ज्यादा लोग देश में सिर्फ सड़कों पर चलते हुए मरे हैं। इनमें से भूख से मरने वाले लोगों की संख्या लातादाद। ट्रेनों में लोगों की जो है भूख से मरने वालों की लाशें मिल रही हैं। ये पूरा देश जानता है, आप मीडिया के लोग जानते हैं, पूरा समाज जानता है। और उस समय 72 लाख एलईडी स्क्रीन लगाकर, एक एलईडी स्क्रीन 10 से 15 लाख रुपए की पड़ती है। आज जो तामझाम भारत के अंदर हो रहा है, ये किस पैसे से हो रहा है? ये धन कहाँ से आ रहा है? इस पर सवाल कोई खड़ा नहीं कर रही है। ये है आपदा को अवसर में बदलने की तकनीकी। 72 लाख एलईडी स्क्रीन और उस पर कितने लोग जुटे हैं? अभी आपसे मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ, आप तो जो है आप लोग मीडिया के मास्टर हैं, आपको ऑनलाइन लाइव लोग दिखते हैं, आप उठाकर देख लीजिए कि जो है अमित शाह की रैली में कितने लोग जुड़े थे। 23,000 लोगों ने देखना शुरू किया अमित शाह की रैली को, इस वर्चुअल रैली जिसमें 72 लाख एलईडी लगाए गए। और जब जो है आधा घंटा हो गया उनके भाषण का, तब 18,000 लोग बचे थे टीवी पर। ये सब ऑन रिकॉर्ड है, ये आपके टीवी, आपका मीडिया दिखा रहा है। इसकी चर्चा भी होनी चाहिए देश के अंदर कि केवल जो है 18,000 लोगों से कनेक्ट करने के लिए 72 लाख एलईडी इस देश में लगाए जा रहे हैं। ये धन किसका है? ये धन जनता का कहाँ पर जा रहा है? और इस धन का उपयोग लोगों की भूख खत्म करने में क्यों नहीं किया जा रहा है? इस धन का उपयोग जो है मजदूरों के किराए देने में क्यों नहीं किया जा रहा है? इस धन का उपयोग उनको जो है रोजगार देने में क्यों नहीं किया जा रहा है? ये बड़े सवाल हैं इस देश के, जिनको इन तमाशों से जो है दिग्भ्रमित करने की कोशिश की जा रही, चेष्टा की जा रही। आज आप कितने बड़े तमाशे करिए, लेकिन ये जो है केवल जमूरेबाजी से बड़ी कोई चीजें नहीं है। आज देश की वास्तविक समस्याएं दूसरी हैं। आज हम संक्रमण में उस स्थिति में पहुंच गए हैं जहां पर सामुदायिक संक्रमण फैलने का खतरा है। आज जो है आप देखें, कल ICMR की आप रिपोर्ट पढ़िए, उसमें मध्य प्रदेश का भी नाम है। वो कह रहे हैं कि जो आंकड़े सरकार के सामने आए हैं और वास्तविक आंकड़ों में 100 से 200 गुना तक का अंतर है। आज हम इन आंकड़ों को छुपाकर देश को जो है किस खतरे में डाल रहे हैं? आप देखें मध्य प्रदेश के अंदर राजभवन जैसा महत्वपूर्ण स्थान, जहां पर इस प्रदेश का जो है लीडर बैठता है, इस प्रदेश का जो है पालनहार बैठता है, वो संक्रमित हो रहा है लगातार और उसे कंटेनमेंट एरिया घोषित नहीं किया जा रहा। राज्यपाल को स्वयं अपनी सुरक्षा के लिए लखनऊ शिफ्ट होना पड़ा। वो कह रहे हैं कि अब हम वहां से राजभवन चलाएंगे। ये परिस्थितियों के ऊपर कौन बात करेगा? अब मैं इन बातों पर चर्चा नहीं होनी चाहिए? मैं ये जो है ये इन पर चर्चा कीजिए, ये इनमें बताइए कि इनने कौन से आपदा को अवसर में बदला है। मैं आपका जवाब ले लूं अब, चिंतामणि जी, अब जवाब दे दीजिए भूपेंद्र गुप्ता जी का। बड़े आरोप है और बड़ी बात। देखिए भूपेंद्र गुप्ता जी, मुझे लगता है कि आंकड़ों का बहुत, मैं ऐसा आरोप नहीं रखना चाहता, मेरे बहुत विद्वान मित्र हैं, लेकिन उनके आंकड़ों में बड़ी विसंगति है। एक तरफ बता रहे हैं कि 72 लाख टीवी लगाई है, एलईडी लगाई है, दूसरी तरफ बता रहे हैं 18,000 देखने वाले। अरे भैया, देखने वाले अगर एक पे एक भी होता तो 72 लाख हो जाते। मतलब अविश्वसनीय आंकड़े प्रस्तुत कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इनकी बाकी बातें भी इसी तरह नितांत अविश्वसनीय और तथ्य से और सत्य से परे हैं। अब जब आरोप लगा रहे हैं कि साहब ठीक है, ट्रेन में लोग मर गए, भूख से लोग मर गए। देखिए, इतना बड़ी आबादी जब इधर से इधर होती है और बगैर योजना के होती है, कांग्रेस के भड़काने पे हुई, कांग्रेस ने बार बार इस तरह के बयान दिए, आवाज किया। योजना की होती है, योजना तो आपको बनाना था सर, आपकी सरकार। कांग्रेस शासित राज्यों में ज्यादा परेशानी हुई, वहां से ज्यादा लोग आए, महाराष्ट्र से ज्यादा लोग आए। तो ये जो परेशानी इन्होंने खड़ी की, जान करके खड़ी की, राजस्थान से लोग आए, उन्होंने खड़ी की। और फिर ये कहना कि साहब ये तो देखिए, ट्रेन में इतनी बड़ी जब आपदा आती है तो लोग मरते ही है, लेकिन जो इनका आंकड़ा है कि इतने लोग मर गए, ये आंकड़ा भी ठीक नहीं है जी। और कुल करके हमारे मित्रों के पास कहने को कुछ है नहीं, इसलिए केवल जो है गलत बयानी कर रहे हैं और कोई मतलब नहीं है कोई उनके पास। ठीक है, इतना बड़ा जब हुआ तो सरकार ने चिंता की है, सरकार ने सबके खातों में पैसे पहुंचाए, सरकार ने भोजन की, सरकार ने जो है ठहरने की व्यवस्था की,
और ट्रेन फ्री करी, 85% किराया दिया। अब और इनको पता नहीं क्या चाहते थे कि हेलीकॉप्टर से उठा के सीधे यहाँ से यहाँ ले आए, या पता नहीं क्या अपेक्षा है। उन्होंने और भी बहुत कुछ कहा है। खैर ठीक है, आप जो जवाब दे रहे हैं उनका उसका जवाब भी लूंगा। मेरे साथ पटेरिया साहब जुड़े। पटेरिया साहब, ये सवाल है, कुछ बड़े सवाल है, निश्चित रूप से सवाल खड़े होंगे, क्योंकि भारत देश, मध्य प्रदेश सभी इस समय एक अलग आपदा से गुजर रहे हैं, और इसमें जो तस्वीरें सामने आई वो भी चिंता भी बढ़ाई है, और कई दफा सवाल भी खड़े किए हैं, और इस बीच में वर्चुअल रैली, सवाल तो खड़े होंगे। निश्चित तौर पर आज की जो हालात हैं उनमें सवाल खड़े किए जाना चाहिए। एक हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए बहुत जरूरी है कि सवाल खड़े किए जाएं, और सवाल लेकिन वही खड़े किए जाएं जिनके जवाब आपको मिल सकते हैं। राजनीतिक कारणों के आधार पर अगर सवाल खड़े होंगे, चाहे वो बीजेपी की तरफ से हो या कांग्रेस की तरफ से, तो मुझे लगता है कि आप रियल इशूज को एड्रेस नहीं कर पाएंगे। आज जो समस्या है वो सबसे बड़ी कोरोना समस्या है, उसको आप मिल बैठ के कैसे बात कर, सरकार और समाज कैसे उसको ठीक कर सकती है। मुझे लगता है आरोपों प्रत्यारोपों से उठ के राजनीतिक दलों को समाज के साथ मिलकर सरकार का सहकार करना चाहिए, सरकार के साथ बैठ के बातें करना चाहिए। पश्चिम बंगाल एक अलग किस्म का रवैया अख्तियार करता है, महाराष्ट्र एक अलग रवैया अख्तियार करता है, मध्य प्रदेश अलग और उत्तर प्रदेश अलग। जब राष्ट्रीय आपदा है तो एक समन्वित नीति से हमें आगे बढ़ना चाहिए। इसमें तमाम राजनीतिक दलों को समाज के साथ बैठ के कोई ना कोई रास्ता निकालना चाहिए। मेरी सबसे बड़ी प्रार्थना यही है। दूसरा, भूखों को खाना मिलना चाहिए, और जिन हाथों पे काम की जरूरत है उनको काम मिलना चाहिए। बिल्कुल आपने ठीक कहा। भूपेंद्र गुप्ता जी, भूपेंद्र गुप्ता जी। पटेरिया जी ने जो चर्चा की बिल्कुल सही चर्चा है, और इसको इसी डायरेक्शन में आगे बढ़ाया जाना चाहिए, और सरकार अपनी जिम्मेवारी ओढ़े। आज सारे दल बैठना चाहते हैं। कांग्रेस पहले दिन से कह रही है हम जो है देश के साथ खड़े हैं, हम देश के साथ सहयोग करना चाहते हैं। आपने सारी बातें, आपने कांग्रेस की तो आपने हंसी उड़ाई। आपको जब सलाह दी गई इस देश की सरकार के साथ जो है सुझाव साझा किए गए, दुनिया के बड़े बड़े जो भारतीय लोग हैं, विद्वान हैं, जो भारत की चिंता करते हैं, जो भारत के लिए जो है व्यवस्था बनाने में साझीदार रहे हैं, उन लोगों ने जब अपनी राय दी तो उसकी कितनी खिल्ली उड़ाई भारतीय जनता पार्टी ने और हमारी सरकार ने। क्या जो है अनुपम राजन के, उनकी राजन जो हमारे गवर्नर थे, उनकी क्या हंसी नहीं उड़ाई गई? क्या राहुल गांधी ने दुनिया के विद्वानों से चर्चा की, उसकी हंसी नहीं उड़ाई गई? क्या जो है दुनिया के पूंजीपतियों के साथ जो है हमने अपना जो है आर्थिक प्लान बनाने की कोशिश की, उसकी हंसी नहीं उड़ाई गई? और आज परिस्थिति क्या है? आज जिस मनरेगा को आप जो है हमारी असफलता के स्मारक के रूप में ही करके खड़ा करना चाहते थे, आज उसी मनरेगा से इस देश की जान बच रही है, इस देश का मजदूर बच रहा है, इस देश की जनता बच रही है। आज आपको आप उठाइए, अभी रिपोर्ट उठाइए। आप जो हमारे साइंटिस्ट हैं उन्होंने क्या कहा कि लॉकडाउन पूरी तरह से सफल नहीं हुआ। लेकिन अगर यही बात राहुल गांधी कहते हैं तो आप हंसी उड़ाते हैं, आप देशद्रोही का तमगा लगाते हैं। अगर यही बात दुनिया खुद कहते हैं तो आप विद्वान होते हैं। ICMR कह रहा है कि आंकड़े झूठे हैं, तब आप जो है चुप रहते हैं। और यही अगर कांग्रेस कहती है कि आंकड़े मत छुपाइए, वास्तविक सांख्यिकी के साथ देश के साथ काम करिए, तो कांग्रेस देशद्रोही हो जाती है। ये कौन सी चलिए भूपेंद्र गुप्ता जी, अब समय इजाजत नहीं दे रहा है, मैं एक छोटा सा प्रतिक्रिया जरूर लेना चाहूंगा। चिंतामणि मालवीय जी, ये जो सब बड़े आरोप है इसका जवाब दे दीजिए आप, और क्या ये वर्चुअल रैली के माध्यम से एक सीधा संदेश है इलेक्शन को लेकर? जी जरूर ये कहना चाहूंगा कि देखिए गुप्ता जी, ये जो मनरेगा का आप ढोल पीट रहे हैं, ये आपका मनरेगा नहीं है। आपके मनरेगा में सारे जॉब कार्ड सरपंच के पास होते थे, और सोनिया गांधी और राहुल गांधी के नाम से भी पैसे निकाल लेता था वो जॉब कार्ड बना करके। अब सीधा जा रहा है 40,000 करोड़ रुपया अतिरिक्त, मतलब जो पहले से बजट में थे अतिरिक्त 40,000 करोड़ रुपया सरकार ने दिया है, ताकि सीधा जेब में पहुंचे, ताकि सीधा लोगों को पैसा मिले। लेकिन सरकार वो भ्रष्टाचार का माध्यम बन गया था, और आपका मनरेगा केवल नाम का मनरेगा है, वो वास्तव में कांग्रेसियों को पालने की, केडर को पालने की एक योजना थी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। वो जनता को पालने की योजना बन गई है। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का मेरे साथ जुड़े, आदरणीय पटेरिया जी और भूपेंद्र गुप्ता जी, साथ ही चिंतामणि मालवीय जी। लेकिन मध्य प्रदेश सहित देश में आज वर्चुअल रैली दिखाई देगी, और खासकर मध्य प्रदेश लिए बड़ा विशेष हो जाता है कि यहाँ पर उपचुनाव होना है। उपचुनाव से पहले नजर इन वर्चुअल रैली पर भी रहेंगी कि आखिर क्या कुछ नया मिलने वाला। लेकिन आपदा को अवसर में बदलना ये भारतीय जनता पार्टी अच्छी तरह जानती है, लेकिन ये पहली दफा नहीं है। कांग्रेस के शासनकाल, खासकर इंदिरा गांधी जी के समय भी ये देखा गया था। लेकिन सवाल यही है कि जो लोग आज इस विभीषिका से जूझ रहे हैं, क्या सरकार उसको वास्तव में समझ पाएगी? और इसका जवाब भी सरकार को देना पड़ेगा। लेकिन रैली कितना काम आती
इस पर निगाह रहेगी। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए IND 24 पर।